एपी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह STET से संबंधित है और यह है पहला सेट है राज्य व्यवस्था, जिसे सिविक्स कहते हैं या फिर 10+2 के बाद पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो यही जो है 10th क्लास के जो सिलेबस है उसी के आधार पर जो है यह क्वेश्चन जो सेट बनाया गया है। आशा है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जो है अवश्य आएंगे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्वेश्चन दो बार कहेंगे। किसने कहा है राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी TN ग्रीन और डी लास्की। और इसका सही जवाब है बी अरस्तु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन अगला कि प्लेटो की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है। ध्यान दीजिए, प्लेटो की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है। ए द रिपब्लिक, बी पॉलिटिक्स, सी अर्थशास्त्र, डी इनमें से कोई नहीं। और दूसरा का जो सही जवाब है और वह है इसका आप बता सकते हैं ए द रिपब्लिक। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन अब चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है। क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है। बर्नार्ड क्रिक, JDV मिलर, डेविड स्टर्न और हैरोल्ड डी लासवेल। और इसका सही जवाब है वह है ए बर्नार्ड क्रिक। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है। संत विनोबा, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी प्रेमचंद्र। और इसका सही जवाब है बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए संघर्ष में नेपाल नरेश की सहमति, बी संघर्ष में एक राजनीतिक दल का नेतृत्व, सी संघर्ष को सफल बनाने के लिए विदेशी आक्रमण, डी 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। और इसका सही जवाब है डी 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता। ए जनता का संघर्ष, बी उपनिवेशों की स्वतंत्रता, सी विदेशी शासक का आक्रमण, डी स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा। और इसका सही जवाब है वह है सी विदेशी शासन का आक्रमण। अगला है 7 नंबर अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है। क्वेश्चन एक बार पुनः समझ लीजिए। अधिकार सामाजिक जीवन की वो दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है। यह कथन किसका है। ए लास्की का, बी हॉलैंड का, सी गार्नर का और डी गिलक्राइस्ट का। और 7वां का सही जवाब है वह है ए यानी कि लास्की का। अगला चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है वह क्या है कि भारतीय संविधान, क्वेश्चन सुन लीजिए, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ए 8, बी 7, सी 6 और डी 5। और इसका सही जवाब होगा वह होगा सी 6 यानी कि भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? ए 1976 ईस्वी में, बी 1978 ईस्वी में, सी 1971 ईस्वी में और डी 1977 ईस्वी में। और इसका सही जवाब होगा बी 1978 ईस्वी में। यानी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना कब हुआ? 1978 ईस्वी में। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन जो है अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? ए 1976, बी 1977, सी 1978, डी 1979। और इसका सही जो जवाब है वह है ए, यानी कि 1976 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन एक जो है सही है? ए 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बी जवाहरलाल नेहरू सुन लीजिए, बी जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत संविधान सभा के सदस्य थे, सी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ और डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? ए 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बी जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत संविधान सभा के सदस्य थे, बी भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, डी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। और इसका सही जवाब है ए कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर पर, यानी कि 12 नंबर पर, कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए B.R. अम्बेडकर, बी J.B. कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और इसका सही जवाब होगा सी जवाहरलाल नेहरू, यानी कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए भारतीय संविधान अध्यात्मक है, बी भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इस क्वेश्चन पूछा कि कौन इसमें से सही है? तो पहला भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है और भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका सही जवाब होगा डी कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध हैं? ए 3री, बी 5वीं, सी 7वीं और डी 9वीं। और इसका सही जवाब है बी 5वीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ए भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, डी लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते। और इसका
सही जवाब है और वह है बी, यानी कि भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते। क्वेश्चन के साथ ऐसा सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है, तो वह है भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए ध्यानपूर्वक। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब कि कितना दिन तक नॉन स्टॉप जो है आपातकाल घोषित हो सकता है, उसके बाद जो है अनुमोदन संसद का जरूरी है। ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 3 वर्ष। और इसका सही जवाब होगा 16 का, वो होगा ए 6 माह। मतलब कि कहीं पर आपातकालीन लागू किया गया है तो हर एक 6 महीने के बाद उसे अनुमोदित करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार, सुन लीजिए रिपीट करते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार उपयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार उपयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इसका आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ए उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, सी केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति और डी केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। और इसका सही जवाब है, और वह है, इसका सही जवाब वह है सी, यानी कि केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनर्परीक्षण, सुन लीजिए, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं कौन। ए राधा रमन, बी एन कृष्णा, आर एच ढोलकिया और वीरप्पा मोइली। और इसका 18 का सही जो जवाब होगा और वह है आपका बी, यानी कि बी एन कृष्णा। क्वेश्चन सही, तो एक बार आंसर सुन लीजिए कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं बी एन कृष्णा। अगला है 19 नंबर, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत टफ रहता है, यह समझाना आसान नहीं है, इसलिए चलते हैं हम जो है अगले क्वेश्चन पर 120 पर आपका बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपका 119 जो है छोड़ देते हैं, 120 पे ही आपका सही जवाब हम बता रहे हैं। अगर चलते हैं क्या 120 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है। ए संघ लोक सेवा आयोग, बी वित्त आयोग, सी योजना आयोग, डी चुनाव आयोग। और इसका 120 का सही जवाब है सी, और वह योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है, तो योजना आयोग। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। ए 349, बी 350, सी 350 ए और डी 351। और इसका सही जो जवाब है वह है सी 350 ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है। क्वेश्चन सुन लीजिए कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। ए कोंकणी, बी सिंधी, सी मणिपुरी और डी संथाली। और इसका जो सही जवाब होगा और वह होगा डी, यानी कि संथाली। यह जो है 2003 में जोड़ी गई है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
क्वेश्चन सुनिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 338 ए, बी अनुच्छेद 341, सी अनुच्छेद 16 और डी अनुच्छेद 82। और इसका सही जवाब है वह है ए यानी कि अनुच्छेद 338 ए। 24 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी है? ए 99, बी 98, सी 101 और डी 100। और 24 का जो सही जवाब होगा वह होगा सी 101। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए 12, बी 13, सी 14 और डी 22। और 25 का सही जवाब है डी 22। 26 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ए 607, बी 1206, सी 1410 और डी 1500। और 26 का सही जवाब होगा वह होगा बी यानी कि 1206। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बार विभाजन कब हुआ? ए 1969, बी 1956, सी 1971, बी 1973। और इसका 27 का जो सही जवाब होगा वह होगा ए 1969। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1947, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? ए हैदराबाद, बी कश्मीर, सी पटियाला, डी मैसूर। और इसका सही जवाब है 28 का, वह है ए हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही जवाब होगा सी, वह होगा सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान खाली स्थान से लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी जनवरी 26 1950, डी जनवरी 30 1948। और 30 का तो सही जवाब है होगा सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान जो है लागू हुआ। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार खाली स्थान में दिए गए? ए संविधान की 7वीं अनुसूची, बी संविधान के भाग 3, सी संविधान के भाग 4, डी संविधान की 9वीं अनुसूची। और इसका सही जवाब होगा 31 के, और वह है आपका बी यानी कि संविधान के भाग 3। अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी बीबी गिरी। और 32 का जो सही जवाब होगा और वह है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि 2 बार लगातार जो है राष्ट्रपति जो है ये रहे थे। अगला क्वेश्चन है 33। आपको पता चला कि इसमें जो है 50 क्वेश्चन है, जिसमें 33वां नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक कम से कम 2 बार अवश्य सुनिए, तभी आपको जो स्पष्ट रूप से यह याद हो पाएगा। यह VVI क्वेश्चन है जो स्टेट में आने की काफ़ी संभावना है। अगला है, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती।
राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद खालिस्तान की अवधि के भीतर उसे अनुमोदित प्रदान न कर दें। एक मास, बी 2 मास, सी 3 मास और डी 6 मास। तो इसका सही जवाब होगा 33 के और वो हो जाएगा ए 1 मास। अगला चलते हैं, संसद के दोनों सदनों की बैठकों की सभापति कौन होता है? संसद के दोनों सदनों की बैठकों की सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी उपराष्ट्रपति। और 34 का सही जवाब होगा और वह है सी और है लोकसभा अध्यक्ष। सदन के दोनों सदनों की बैठकों की सभापति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, न कि राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करता है इसका। 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? 35 का वह है स्विट्जरलैंड, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी जापान। और इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी के साथ 35 क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। 15 क्वेश्चन और शेष है जो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 36, भारतीय सुन लीजिए, भारतीय अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने भारतीय अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। ए हिंदू विवाह वैधता अधिनियम, बी अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, सी विशेष विवाह अधिनियम और डी आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। और 36 का जो है सही आंसर है वह है डी, यानी कि आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। और 37 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ए 65, बी 55, सी 60 और डी 58। और इसका सही जवाब होगा 37 का, वह होगा ए 65 वर्ष, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष है। 38 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? ए 10, बी 12, सी 14 और डी 15। और 38 का जो सही जवाब होगा वह होगा आपका, आप भी बता सकते हैं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। पुनः क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि 12। अगला है 39 नंबर कि संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकार की गई? संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकार की गई? 24 अक्टूबर 1945, बी 10 दिसंबर 1948, सी 25 जून 1950 और डी 1 जनवरी 1953। और 39 का जो सही जवाब होगा वह होगा बी और सही जवाब है 10 दिसंबर 1948, यानी कि संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकार की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को। और 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? ए धर्म का अधिकार, बी संवैधानिक उपायों का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी शिक्षा का अधिकार। और 40 का जो सही जवाब है वह होगा बी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जे.पी. कृपलानी। और 41 का सही जवाब है वह है ए और
वह जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है 42 में, इस संसद के दोनों सदनों के समक्ष, क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे तभी समझ में आएगा कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 268 और डी अनुच्छेद 370। और इसका सही जवाब होगा 42 का, और वह है आपका बी, यानी कि अनुच्छेद 112। 43 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च प्रभुत्व, सुन लीजिए, सर्वोच्च संप्रभुता किसकी अनिवार्य लक्षण है? ए राज्य की, बी समाज की, सी सरकार की और डी संसद की। और 43 का सही जवाब है वो है ए राज्य की। बिना सर्वोच्च संप्रभुता के राज्य जो है नहीं बन सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधानसभा, सुन लीजिए, किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? ए 400, बी 450, सी 500 और डी 550। और 44 का सही जवाब होगा वो होगा सी 500, यानी कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 500 जो है हो सकते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन कि अब बताते चलें कि अब जो है मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये 50 क्वेश्चन का सेट है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, कम से कम 2 बार अवश्य सुनिए, तभी पूरा वीडियो समझ में आएगा, तभी परीक्षा में आप जो है इसको याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। अगला है प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, विधि का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, और डी है सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत। और 145 का सही जवाब है वो है डी, यानी कि सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 146, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 146 का ए है 1947-48, बी है 1948-49, सी है 1950-51 और डी है 1951-52। और इसका सही जवाब होगा डी 1951-52। 146 का होगा डी। थोड़ा सा सुन लीजिए, एक बार क्वेश्चन के साथ पढ़ देते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 47 आ गया। 47 में क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी, कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ए श्रीलंका को, बी बेल्जियम को, सी बुल्गारिया को और डी भारत को। तो 147 का सही जवाब हो वो है सी, यानी कि यूगोस्लोवाकिया को। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? सी यूगोस्लाविया को। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत बयान कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत बयान कौन सा है? तो ये है लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन सुन लीजिए इसका कि निम्नलिखित में से कौन गलत बयान है? ए लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, सही है। बी लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायता होता है, यही आंसर क्या है? गलत है। अगला है 49 नंबर कि भारत में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? भारत में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? ए महिलाओं के मताधिकार से वंचित रखना, बी महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, सी समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिका, डी महिला और पुरुष के साथ जैविक अंतर। और 49 का सही जवाब होगा और वह होगा आपका ए, यानी कि महिलाओं के मताधिकार से वंचित रखना। 50वां नंबर एवं अंतिम क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है?
सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? ए राज्य, सुन लीजिए, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? ए अपने धर्म में निष्ठा, बी अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, सी धार्मिक प्रचार, डी धर्मनिरपेक्षता। और 50 का जो सही जवाब होगा वह होगा बी। इस सांप्रदायिकता का सही अर्थ होगा कि अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। तो इसी के साथ हमारा सिविक्स का यह 50 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो रहा है। STET के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार अवश्य सुनिए, तभी आप अच्छे ढंग से इसको याद कर पाएंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि 100 किताब से पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ना। बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में हम इसी का सिविक्स का सेट नंबर 2 उपलब्ध कराएंगे। यह हिस्ट्री का एक हो चुका है, यह सिविक्स का सेट नंबर 2 है। और इसी के साथ इसे हम वीडियो का समापन कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि इस प्रकार के अन्य भी शिक्षा से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं तो हमारे ये भी जानकारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें। और अंत में बताना चाहते हैं कि लिखित रूप से अगर ये सब नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं यूट्यूब के अलावा, तो आप जो है अब जो है कुछ ही दिनों में आपका वेबसाइट बन के आ रहा है जिसका नाम है www.abjanकारी.in। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं और एक नई वीडियो में एक नई जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।